चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसा कि हम अब तक देख चुके हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट या फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो बेटर तरीके से एक्सप्लेन किया गया था या फिर जो मोस्ट रिनोन्ड इक्वेशन थी वो आइंस्टाइन द्वारा थी। आइंस्टाइन सर ने 1905 के अंदर वो इक्वेशंस दी थी, लेकिन इन एक्सपेरिमेंट को मतलब इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को बताने में दिखाने में जो ज़्यादा बड़ा रोल था वो हेनरिक हर्ट्ज का था। नियरली आप ऐसा मान के चल सकते हो 18 ईयर्स पहले 1887 के अंदर हेनरिक हर्ट्ज ने ये फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट किया था। हेनरिक हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट किया, हालांकि वो इससे किसी थ्योरी पर या किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। कंक्लूजन पर आइंस्टाइन ही लेके इस सारी बात को आए थे। बट इस एक्सपेरिमेंट की जो फाइंडिंग्स थी, इस एक्सपेरिमेंट्स के जो डेटा थे, वो ऑफकोर्स उस पूरे के पूरे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्टिकल लॉज को फ्रेम करने में बड़े काम आए। और आइंस्टाइन सर ने जो भी इक्वेशंस बनाई वो ऑफकोर्स हर्ट्ज सर की जो फाइंडिंग्स थी उनके बेसिस पर ही बनाई थी। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ते हैं, हम इस एक्सपेरिमेंट को देखते हैं और ये मान के चले कि इस एक्सपेरिमेंट पर खूब सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। अब तक IIT JEE एडवांस के अंदर इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट पर कॉम्प्रिहेंशन आ चुका है, मैथ्स तो कलम आ चुका है। आगे भी मतलब इवन इन नेक्स्ट ईयर्स इस पर सवाल बड़े आराम से पूछे जा सकते हैं। तो फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट जो है हमारे लिए अगर JEE के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, IIT के अगर पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। क्या एक्सपेरिमेंट है, क्या फेनोमेनन है, बड़ा आराम से देखते हैं। सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट के लिए आप एक ट्रांसपेरेंट ट्यूब लीजिए। बड़ा ट्यूब का ट्रांसपेरेंट होना ज़रूरी है क्योंकि हम इसके अंदर लाइट भेजेंगे या कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भेजेंगे। सो दिस ट्यूब शुड बी ट्रांसपेरेंट। दिस इज योर ट्रांसपेरेंट ट्यूब। फेयर एनफ। इसके अंदर जितनी भी एयर है सारे के सारे एयर मॉलिक्यूल्स को किसी वैक्यूम पंप से बाहर निकाल लो। वैक्यूम पंप से अगर बाहर निकाल लोगे तो ऑफकोर्स अंदर बेटा सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम बचेगा। एयर के जितने पार्टिकल्स आप बाहर निकाल सकते हो उतना अच्छा है। वैक्यूम पंप से अपने सारे के सारे एयर के पार्टिकल्स को बाहर निकाल लिया। बाहर निकालने के पीछे भी क्या कारण है हम देखेंगे। यहां पर आप एक मेटेलिक प्लेट लीजिए और यहां पर एक मेटेलिक प्लेट और लीजिए। दीज टू आर मेटेलिक प्लेट्स। इधर वाली मेटेलिक प्लेट जो है इसका नाम मैं कैथोड निकाल रहा हूं और इधर वाले जो मेटेलिक प्लेट है मैं इसका नाम एनोड निकाल रहा हूं। ये जो कैथोड और एनोड है ये दोनों की दोनों ही मेटेलिक प्लेट्स हैं एंड मेटेलिक प्लेट्स हैं और इसमें से ये जो कैथोड है इसका वर्क फंक्शन हमें पता है कि ये फाई गिवन है। इसका वर्क फंक्शन में पहले से आइडिया है कि इसका वर्क फंक्शन फाई है। फाई जो है ये इसका वर्क फंक्शन है। ठीक है बच्चों। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हमने क्या किया कि इस कैथोड को मैंने ऐसे किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया इस तरह से। ये जो वोल्टेज है ये वेरिएबल है, मैं इसको बढ़ा सकता हूं, घटा सकता हूं, इवन इसकी पोलरिटी में उल्टी कर सकता हूं। सो दिस इज बेसिकली V या फिर पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। ये एरो लगा रखा है, इसका मतलब बेटा ये है कि ये वेरिएबल है, मैं मेरी मर्जी से इसको वेरी कर सकता हूं। मैं इसको नेगेटिव भी कर सकता हूं। नेगेटिव करने का मतलब ये हो गया जैसे अभी तो क्या है कि एनोड का पोटेंशियल हायर है और कैथोड का पोटेंशियल लोअर है। नेगेटिव करने का मतलब यहां का पोटेंशियल हायर और यहां का पोटेंशियल लोअर। तो मेरी मर्जी है। ये जो पोटेंशियल है, जो बैटरी लगा रखी है आपने वेरिएबल लगा रखी है। बीच में ऑफकोर्स बड़ा वैक्यूम है, तो वैसे तो हमारी एक्सपेक्टेशन इस तरह की है कि हाँ भाई ठीक है, कोई करंट नहीं जाना चाहिए, कोई करंट नहीं जाना चाहिए, हमारी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बीच के अंदर जो जगह वो तो वैक्यूम है, यहाँ से यहाँ तक कोई मेटेलिक वायर तो जोड़ नहीं रखा। लेकिन अब होता क्या है कि एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग इस मेटेलिक प्लेट जो कैथोड है इस पर लाइट गिराते हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिराते हैं सफिशिएंटली हाई फ्रीक्वेंसी की। यहाँ पर हमने लाइट गिराई है, ऐसी लाइट गिराई है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो।
और सही कहूँ तो ये जो फ्रीक्वेंसी है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5/h। आप बड़ा कारण जानते ही हो, ये जो 5/h है ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और आप अगर बेटा इसमें से अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना चाहते हो तो आपकी फ्रीक्वेंसी या तो इसके बराबर होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने इस कैथोड वाली प्लेट पर फोटॉन्स गिराए और काफ़ी एनर्जेटिक फोटॉन्स गिराए, ऐसे फोटॉन्स गिराए जिनके पास एनर्जी अच्छी खासी हो। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही ये हाईली एनर्जेटिक फोटॉन्स यहां पर गिरेंगे तो इस कैथोड की प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकल सकते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और भागे भागे इधर आएंगे। कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कोर्स कम स्पीड से आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा स्पीड से आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स दौड़े 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 कभी न कभी एनोड वाली प्लेट पर भी पहुंचेंगे। तो कभी ऐसा हो सकता है कि रास्ते के अंदर खूब सारे इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स पड़े पड़े मतलब जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं। ये जो बीच में वैक्यूम के अंदर इतना सारा चार्ज आ गया, इसे मैं स्पेस चार्ज कहूंगा, इसे हम स्पेस चार्ज कहेंगे। नाम में बेटा स्पेस क्या है तुम समझ गए होंगे, ये बीच में जो स्पेस है इसके अंदर ये चार्ज है, ये आपका स्पेस चार्ज है। और ये इलेक्ट्रॉन्स जो है भागे 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 एनोड की तरफ जा रहे हैं। जो एनोड है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेगा, जो एनोड है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेगा। तो ध्यान से देखो, तो कैथोड ने तो इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया है और एनोड ने इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट किया है, इसलिए हम कैथोड को एक नाम और दे सकते हैं एमिटर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स को एमिट कर रहा है, और एनोड को हम नाम दे सकते हैं कलेक्टर, क्योंकि ये उन फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है। अब फायदा ये हुआ कि जैसे ही इससे इलेक्ट्रॉन निकले और वो इलेक्ट्रॉन चलकर अगर एनोड के पास पहुंचे तो अब ये सर्किट कंप्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन चलते 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 वापस यहां आ जाएंगे। इस कारण से आपके जो मेटेलिक प्लेट है ना, ये पॉजिटिवली चार्ज नहीं होगी। अदरवाइज तो क्या था कि जैसे आप फोटॉन्स गिराते तो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलते तो ये पॉजिटिवली चार्ज होता। पॉजिटिवली अगर चार्ज होता तो अगले इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना ही मुश्किल हो जाता, क्योंकि वो वाला पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को और खींचता। लेकिन आपने क्या किया कि जो इलेक्ट्रॉन इससे निकला वही इलेक्ट्रॉन आपने इसको आपसे सप्लाई कर दिया। इस कारण से आपका जो कैथोड है या फिर ये जो मेटेलिक प्लेट है ये है तो न्यूट्रल ही, और इस कारण से आप इनफाइनाइट टाइम तक लगातार इलेक्ट्रॉन्स की सप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन्स अगर दौड़े दौड़े यूं आ रहे हैं तो हम जानते हैं कि इस पूरे पूरे सर्किट में करंट आ गया है। द करंट ड्यू टू दीज मोशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज फोटो करंट, एंड फोटो करंट विल बी लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन्स अगर आ रहे हैं ऐसे तो फोटो करंट आ रहा है ऐसे। ये जो आई है दिस इज योर फोटो करंट, ये बड़ा आपका फोटो करंट, ये आपका फोटो करंट। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये चलते 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 इस तरह से आएंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स चलते 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 इस तरह से आएंगे तो आपके पास पूरे के पूरे सर्किट में इस तरह से एक करंट होगा। बीच में वैक्यूम होने के बावजूद आपके पास कोई ना कोई करंट है। लेकिन करंट के पीछे हम बेसिक कारण जानते हैं। करंट के पीछे बेसिक कारण ये है कि चलो यहां तो मेटेलिक वायर है, वैक्यूम में इलेक्ट्रॉन्स क्यों ट्रेवल किए, क्योंकि हमने इस मेटेलिक प्लेट पर लाइट गिराई, लाइट गिराने के कारण फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले और वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई वेलोसिटी थी, उस कारण से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां तक पहुंचे, और इलेक्ट्रॉन्स यहां तक पहुंचे तो वही इलेक्ट्रॉन्स पूरे पूरे तार में ऐसे ऐसे मूव करने लगे, और अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करने लगे तो पूरे सर्किट में इस तरह से एक करंट आ गया, एंड दिस करंट विच इज ड्यू टू दीज फोटोन्स इज ऑफ कोर्स नोन एज योर फोटो करंट। फेयर एनफ। अब हम क्या करते हैं कि इस V को वेरी करते हैं और इस V को वेरी करते हैं और देखते हैं कि V को वेरी करने से फोटो करंट के अंदर क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। तो सुनिएगा, मैं Y एक्सिस के अंदर तो करंट और X एक्सिस के अंदर ये V मतलब पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड। मैं ग्राफ प्लॉट करना चाह रहा हूं। अगर मैंने यहां पर कोई पोटेंशियल नहीं लगाया, मतलब ये VA माइनस VC को अगर मैंने जीरो रखा, तब भी अगर कोई ना कोई लाइट अगर गिरेगी तो ऑफ कोर्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो निकलेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो जैसे ही कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो आगे वाले जो स्पेस चार्ज है वो ऑफ कोर्स, जैसे मान लो कि यहां से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकला तो आगे वाला जो स्पेस है उसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से हैं,
अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास स्पीड कम हुई तो जो स्पेस चार्ज वाले चार्जेस होंगे वो ऑफ कोर्स इसको रेपेल करेंगे, और अगर ये रेपेल करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पलटकर वापस कैथोड पर चला जाए। तो मेरे कहने का अर्थ हुआ कि हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस मेटेलिक प्लेट से निकले तो हों, लेकिन स्पेस चार्ज के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको रेपेल कर सकते हैं, और इस कारण से वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी स्पीड बहुत कम है, काफ़ी कम है, वो इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है कि इस रिपल्शन के कारण वापस इस कैथोड की प्लेट पर आ जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंचा तो इसका मतलब इसका फोटो करंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन निकला तो है लेकिन एनोड तक नहीं पहुंचा, और अगर एनोड तक नहीं पहुंचा इसका सीधा सीधा अर्थ यह हुआ कि इसका फोटो करंट के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सो आई जस्ट वांट टू से इज दैट कि अगर मैं यहां पर कोई पोटेंशियल ना लगाऊं, यहां पर जो मैंने एक्सटर्नल वोल्टेज लगा रखा ना, ये वोल्टेज ना लगाऊं, तब क्या होगा कि इस स्पेस चार्ज के कारण जो रिपल्शन होगा उसके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स कम वेलोसिटी से निकले होंगे, क्योंकि आप तो जानते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो 0 से लेकर kmax तक अलग अलग काइनेटिक एनर्जी से निकल सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन इस मेटल के अंदर बहुत सारे कोलिजन्स कर चुके हैं और वो कम काइनेटिक एनर्जी से निकले हैं, तो ये स्पेस चार्ज वाले पार्टिकल्स उसको रेपेल करेंगे और ये इलेक्ट्रॉन वापस से कैथोड पर पहुंच जाएगा और ये किसी फोटो करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो अगर मैं इस पोटेंशियल को 0 रखूं तो कुछ ना कुछ करंट तो आएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, कुछ ना कुछ करंट तो आएगा, क्योंकि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे होंगे जिनके पास काइनेटिक एनर्जी खूब सारी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी अगर खूब सारी होगी तो इस स्पेस चार्ज के रिपल्शन के बावजूद ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से यहां तक पहुंच जाएंगे। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर आपने लाइट गिराई और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर निकले तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल्स तो एनोड तक पहुंच जाएंगे और फोटो करंट में कंट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन कम काइनेटिक एनर्जी वाले चार्ज पार्टिकल्स को ये स्पेस चार्ज, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो इनके आगे हैं वो इनको रेपेल करेंगे और वो पलटकर वापस से कैथोड पर पहुंच जाएंगे और वो फोटो करंट में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। इस कारण से करंट आएगा तो सही, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंचे लेकिन सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं पहुंचे, इस कारण से करंट बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट, इफ V is 0, बेटा V is 0 मीन्स मतलब पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड इज 0, देन photoelectrons with sufficiently high kinetic energy will reach anode and contribute इन फोटो करंट। बेटा तुम पूरा लिखना, मैं तो आई लिख रहा हूं, ठीक है। बट फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ स्मॉल काइनेटिक एनर्जी मे गेट रेपेल्ड बाई, कौन रिपेल करेगा? ये स्पेस चार्ज मे गेट रेपेल्ड बाई स्पेस चार्ज एंड हेंस may return back to the cathode and hence will not contribute in फोटो करंट। बेटा फोटो करंट में किसी प्रकार का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। ये बेटा पूरा फोटो करंट लिखना, मैंने सिर्फ आई लिख दिया, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मैंने ये पोटेंशियल 0 लगाया तो ऑब्वियस बात है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो पहुंचेंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स रास्ते से पलट कर वापस आ जाएंगे, इस कारण फोटो करंट आएगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक्सेलरेटिंग वोल्टेज लगा रहा हूं। एक्सेलरेटिंग वोल्टेज मतलब VA बड़ा है और VC छोटा है। तो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज अगर कभी शब्द लिखा हुआ है तो समझ जाना कि पोटेंशियल ऑफ एनोड इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे है। इसका मतलब आपका VA माइनस VC जो पॉजिटिव है। अब देखना,
मैं एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में जितना ज्यादा बढ़ाऊंगा, तो एनोड का पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा कैथोड के रेस्पेक्ट में, ऑफ कोर्स इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये VA माइनस VC जितना ज्यादा होगा, ये VA माइनस VC जितना ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी ही ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी ज्यादा होगी इन फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर, तो कौन से फोटो इलेक्ट्रॉन्स? वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो लाइट के गिराने पर इस मेटल से बाहर निकले हैं, उन पर इस तरफ फोर्स उतना ही ज्यादा होगा। इन पर सामने की तरफ फोर्स जितना ज्यादा होगा, बेटा पता है ना इलेक्ट्रॉन पर फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उन पर फोर्स इस तरफ जितना ज्यादा होगा, ऑफ कोर्स इस स्पेस चार्ज के कारण जो रिपल्शन है उसको कंपनसेट कर पाएगा, और अगर कंपनसेट कर पाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन की इस एनोड पर पहुंचने की संभावना, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स इस कैथोड की प्लेट पर पहुंचेंगे, सॉरी एनोड की प्लेट पर पहुंचेंगे, ऑब्वियस बात है करंट उतना ही ज्यादा होगा। सो आई जस्ट मीन टू से इज दैट कि अगर मैं VA माइनस VC को बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन पर सामने की तरफ वाला फोर्स बढ़ेगा, सामने की तरफ वाला फोर्स बढ़ेगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनोड प्लेट पर पहुंचने की संभावना बढ़ेगी। उसकी अगर संभावना बढ़ेगी तो ऑफकोर्स वो इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी फोटो करंट में कंट्रीब्यूट करेगा, और अगर वो फोटो करंट में अगर कंट्रीब्यूट करेगा तो आपका फोटो करंट ज्यादा आएगा। तो VA माइनस VC को अगर आप बढ़ाओगे तो जैसे जैसे आप बढ़ाओगे फोटो करंट लगातार बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। अगर आप ऐसे ही अगर VA माइनस VC बढ़ाते गए, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते गए, इन इलेक्ट्रॉन्स पर सामने की तरफ लगने वाला फोर्स लगातार बढ़ाते गए, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इस कैथोड से निकलने वाले जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाएंगे, और जैसे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर पहुंच जाएंगे, अब आपके पास मैक्सिमम करंट होगा, ये आपके पास अधिकतम करंट होगा। इस करंट को हम सैचुरेशन करंट बोल देंगे। अगर आपने अब और ज्यादा VA माइनस VC बढ़ाया, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स्ट्रा इस मेटल की प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स तो निकालने से रही, इलेक्ट्रॉन्स निकालने की जिम्मेदारी तो लाइट की है। लाइट ने तो जितने फोटॉन्स गिराए उसके कोरस्पोंडिंग जितने फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे वो सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए। अब एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है जो पलटकर वापस कैथोड के पास पहुंच गया हो। इसका मतलब यह हो गया कि आप जितना फोटो करंट बढ़ा सकते थे आपने उतना फोटो करंट बढ़ा दिया। अब आपके फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ योर फोटो करंट विल बिकम कांस्टेंट। तो मेरे कहने का अर्थ यह कि अगर आपने पोटेंशियल 0 लगाया तो कुछ फोटो इलेक्ट्रॉन्स पलटकर वापस आ जाएंगे, तो करंट आएगा कम। आप जैसे इस VA माइनस VC को बढ़ाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, तो सामने की तरफ इन इलेक्ट्रॉन्स पर एक ड्रिफ्ट बढ़ेगी, उसके कारण ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे तो फोटो करंट ज्यादा आएगा, फोटो करंट ज्यादा आएगा, फोटो करंट ज्यादा आएगा। ऐसे ही अगर आप VA माइनस VC को बढ़ाते बढ़ाते E को बढ़ाते बढ़ाते ऐसी सिचुएशन पर पहुंच गए कि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले वो सारे इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच गए, जो सबसे लीस्ट काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन यहां से निकला वो भी यहां तक पहुंच गया। इसका मतलब अब आपके पास करंट सबसे ज्यादा है। अगर आप और ज्यादा VA माइनस VC बढ़ाओगे, और ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, तो ऐसा तो है नहीं कि और इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। इलेक्ट्रॉन तो जितने निकलने थे उतने निकलेंगे, वो तो जिम्मेदारी किसकी है? लाइट की है। उस टाइम पर आपके पास करंट सबसे ज्यादा होगा, एंड दिस मैक्सिमम करंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं IS। IS इज नोन एज सैचुरेशन करंट। ये नाम में तो सैचुरेशन आया, इस बात का अर्थ तुम समझ गए होंगे कि अब सैचुरेटेड हो चुका है, जितना इलेक्ट्रॉन्स निकलने थे उतने इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने नहीं है, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने नहीं। और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलने नहीं। सैचुरेशन करंट मींस the number of electrons emitted by cathode, all the electrons will reach to anode, and there will be maximum contribution of course in the photo current, and this case the current will be saturation current। तो आप कह सकते हो कि saturation current के टाइम पर all the photoelectrons emitted by cathode reach anode।
सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन कैथोड से बड़ा एनोड पर पहुंच जाएंगे और इस टाइम पर आपका करंट सबसे ज्यादा होगा। फेयर इनफ। अब मैं चाहता हूं कि VA माइनस VC को नेगेटिव कर दूं। VA माइनस VC को नेगेटिव करने का अर्थ ही हो गया कि एनोड का पोटेंशियल कम कर दूं और कैथोड का ज्यादा कर दूं। एनोड का पोटेंशियल का ज्यादा सॉरी एनोड का पोटेंशियल कम कर दूंगा और कैथोड का पोटेंशियल कम कर दूंगा, सॉरी एनोड का पोटेंशियल कम कर दूंगा और कैथोड का अगर ज्यादा कर दूंगा, इसे हम बोलेंगे रिटार्डिंग पोटेंशियल। बेटा क्या बोलेंगे? रिटार्डिंग पोटेंशियल। तो बेटा जैसे आपने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज बोला, वैसे मैं एक रिटार्डिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग वोल्टेज भी कह सकते हो। रिटार्डिंग तब होगा जब इसका उल्टा होगा, तब आपका एनोड का पोटेंशियल कम और कैथोड का ज्यादा। एनोड का पोटेंशियल कम और कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा। एनोड का पोटेंशियल कम तो बेटा यहां पर आ जाएगा माइनस। कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा तो बेटा यहां पर आ जाएगा प्लस। जैसे ही एनोड का पोटेंशियल कम और कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑफ कोर्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इस आपकी कैथोड की प्लेट से निकले हैं, उन पर फोर्स लगेगा। स्पेस चार्ज का तो फोर्स था ही बेटा, स्पेस चार्ज का फोर्स था ही, और जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं उन पर फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, तो उन पर फोर्स लगेगा ऐसे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जस्ट अभी निकला है, इस पर आगे वाले स्पेस चार्ज के पार्टिकल्स रिपल्शन कर रहे हैं, वो तो है ही है। साथ ही साथ आपने कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा कर दिया, एनोड का पोटेंशियल कम कर दिया, और कुल मिलाकर आपने VA माइनस VC को नेगेटिव कर दिया। जैसे आपने VA माइनस VC को नेगेटिव कर दिया, तो सीधी सी बात है कि आपका एनोड का पोटेंशियल कम है, कैथोड का ज्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। तो जो इलेक्ट्रॉन जस्ट निकला है, उस पर एक फोर्स और लग गया पीछे की तरफ, E इंटू ई। ये इलेक्ट्रॉन निकला तो सामने की तरफ वेलोसिटी लेके था कि कभी मैं एनोड पर पहुंचूंगा, लेकिन इसको अब रेपेल करने वाले दो जने हैं। स्पेस चार्ज भी इसको रेपेल कर रहा है और आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी इसको रेपेल कर रही है। इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन्स पहले जब ये पोटेंशियल जीरो था बड़े आराम से यहां पहुंच पा रहे थे, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं पहुंच पाए। खास तौर से कौन से इलेक्ट्रॉन? वो इलेक्ट्रॉन जिनके पास स्पीड बहुत ही कम होगी, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉन्स को रेपेल करने वाले दो जने हैं। स्पेस चार्ज भी रेपेल कर रहा है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स इस तरफ आ रहा है। तो मैं ये कह रहा हूं कि इस VA माइनस VC को मैं नेगेटिव में लगातार बढ़ाता जाऊंगा। नेगेटिव में लगातार बढ़ाता जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, वो लगातार बढ़ता जाएगा। ये फोर्स लगातार बढ़ेगा तो ऑफ कोर्स इस इलेक्ट्रॉन की संभावना इस एनोड पर पहुंचने की कम हो जाएगी, और अगर एनोड पर पहुंचने की अगर इसकी संभावना कम हो जाएगी तो उतने ही कम इलेक्ट्रॉन्स एनोड पर पहुंचेंगे। इलेक्ट्रॉन जितने एनोड पर कम पहुंचेंगे, ऑब्वियस बात है कि आपका जो फोटो करंट है उतना ही कम होगा। तो एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में जितना नेगेटिव रखोगे, आपका फोटो करंट कम आएगा, कम आएगा, कम आएगा, कम आएगा, कम आएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जब एक भी इलेक्ट्रॉन इस एनोड पर नहीं पहुंचेगा, और ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है, ये जो नेगेटिव पोटेंशियल है एनोड का विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, इसे हम बोल रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोल रहे हैं बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं इसको VS से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दिस इज नोन एज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। आराम से अपन इसकी हेडिंग भी डालेंगे। मैं अभी तो सिर्फ और सिर्फ ही बता रहा हूं कि अगर आप एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव रखते हो और उसको लगातार बढ़ाते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगातार बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स इस तरफ बढ़ता है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं तो फोटो करंट बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। एक टाइम ऐसा आता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाते हैं तो करंट आपका हो जाता है कांस्टेंट। अगर आप एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में नेगेटिव रखते हो तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऐसे आती है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस तरफ आता है। अब कम इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचते हैं, कम इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं तो फोटो करंट कम 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 कम। ऐसे ही अगर लगातार आप कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल नेगेटिव में लगातार बढ़ाते जाओगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंचेगा। एक भी इलेक्ट्रॉन जब नहीं पहुंचेगा बेटा, उस टाइम पर जो पोटेंशियल होगा उसको हम माइनस VS लिख रहे हैं, एंड दिस VS इज नोन एज योर स्टॉपिंग पोटेंशियल। आई होप इतनी बात आपको बेटा समझ में आ गई होगी।
तो ये हमारा पूरा पूरा एक्सपेरिमेंट है। हम कुछ डेफिनेशंस और लिखते हैं, खास तौर से हम एक बार सैचुरेशन करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों को फॉर्मूले वाइज डिस्कस करते हैं। बट द ग्राफ इज लाइक दिस, करंट और वोल्टेज के बीच जो ग्राफ है बड़ा वो ऐसे है। ये जो आई है ये आपका ऑफ कोर्स फोटो करंट है। VA माइनस VC अगर पॉजिटिव है तो ये एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है, VA माइनस VC अगर नेगेटिव है तो ये आपका रिटार्डिंग वोल्टेज है, रिटार्डिंग पोटेंशियल है। फेयर इनफ, आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज सैचुरेशन करंट। हम हल्का सा तो डिस्कस कर चुके थे कि सैचुरेशन करंट क्या है, डिटेल में वो डिस्कस करते हैं। सुनिए बेटा, आपके पास ये कैथोड की प्लेट, ये आपके पास एनोड की प्लेट, ये कैथोड ये एनोड। हमने यहां पर बेटा फोटॉन्स गिराए इस तरह से, फोटॉन्स हमने गिराए इस तरह से। इन फोटॉन्स गिराने के कारण इलेक्ट्रॉन्स निकले यहां से। जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो सारे के सारे एनोड की प्लेट पर पहुंच रहे हैं। एक भी इलेक्ट्रॉन पलटकर वापस से कैथोड पे नहीं आया, और इस कारण से पूरे के पूरे सर्किट के अंदर मैक्सिमम पॉसिबल जितना करंट था वो हो गया। और इसके लिए ऑफ कोर्स हमें एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा रखना पड़ा। एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में अगर ज्यादा तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस जो का इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से अट्रैक्ट कर लेगा, सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे। एंड दिस करंट वाज नोन एज अवर सैचुरेशन करंट। ये हमारा सैचुरेशन करंट था। ठीक है, मान लीजिए बेटा कि इस लाइट की कोई इंटेंसिटी है, जो लाइट गिर रही है उसके कोई ना कोई इंटेंसिटी है, उसके कारण इस प्लेट पर जो गिरने वाला पावर है जो पावर इंसिडेंट है, लेट से P है, लेट से पावर इंसिडेंट P। जो लाइट गिर रही है उसकी वेवलेंथ आपके पास है लैम्डा। मैं बिल्कुल चैप्टर के शुरुआत में आपको कैलकुलेशन बता चुका हूं कि 1 सेकेंड के अंदर इस प्लेट पर जो एनर्जी गिरेगी दैट विल बी P इंटू 1। एनर्जी गिर रही है फोटॉन्स के टर्म में, अकेले फोटोन के पास एनर्जी होती है hc बाई लैम्डा। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिरेंगे वो मैं n लिख लेता हूं, तो n फोटॉन्स के पास इतनी एनर्जी होगी। 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरेंगे उनकी संख्या होगी P लैम्डा अपॉन hc। ये तो वो है जो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट है। दिस इज बेसिकली नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट। लेकिन ऐसा थोड़ी कि जितने फोटॉन गिरेंगे उतने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, हम जानते हैं उतने निकलते, उससे कम निकलते हैं। कारण मैं आपको बता चुका हूं, कुछ फोटॉन्स तो मेटल की सरफेस पर जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स सॉरी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं करते, कुछ एब्जॉर्ब करते हैं और अंदर ही अंदर टक्कर करके अपनी सारी एनर्जी लॉस करते हैं, बाहर निकल नहीं पाते। कुछ एक होते हैं वो बाहर निकल पाते हैं। कितने निकल पाते हैं उसके लिए मैंने आपको छोटी सी टर्म बताई थी, अगर आपको याद हो तो, दैट वाज क्वांटम एफिशिएंसी। याद कीजिए, नहीं याद तो मैं रिपीट कर रहा हूं। मैंने आपको एक छोटी सी टर्म बताई थी, दैट वाज क्वांटम एफिशिएंसी। बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स है इसलिए मैं इसको NP लिख देता हूं। क्वांटम एफिशिएंसी अगर परसेंटेज में अगर बात करें तो नीटा ऐसा था, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले बटे कितने फोटॉन्स गिराए मल्टीप्लाइड बाय 100। मान लो क्वांटम एफिशिएंसी नीटा परसेंटेज है, तो मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड जो निकलेंगे वो होंगे नीटा इंटू नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने गिराए हैं पर सेकंड अपॉन 100। यह आ गया है नीटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स मेरे ख्याल से है P लैम्डा अपॉन 100 hc। ये क्या आ गया, कितने नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं पर सेकंड। दिस इज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकंड या पर टाइम। इतने फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, इतने निकले तो इतने पहुंचे। सर सारे पहुंचे क्या? हाँ बिल्कुल। सैचुरेशन करंट वाले केस में तो जितने निकले होंगे ना उतने पहुंचे होंगे। बाकी केस में तो क्या होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स पलटकर वापस आ जाते हैं। इस बार तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पक्की बात है कि एनोड पर पहुंचे होंगे। ठीक है, तो जितने निकले हैं बेटा उतने ही पहुंचे।
ठीक है बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले उतने सारे के सारे पहुंचे, अच्छी बात है। तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पहुंचने की जो संख्या है पर सेकंड वो हमारे पास पता है। वही इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड लगातार यूं भाग रहे होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड अगर यूं भागेंगे तो ऑफ कोर्स पूरे के पूरे सिस्टम में करंट होगा ऐसे। सर ये करंट कैसे निकालते हैं? करंट निकालते हैं 1 सेकंड के अंदर कितना चार्ज गया डिवाइड बाई 1 सेकंड, ऐसे करते हैं। या फिर कितना चार्ज गया और उस चार्ज को जाने में कितना टाइम लगा, वो एक ही बात है। अब हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए कितना चार्ज भागा Q डिवाइड बाय चार्ज को भागने में कितना टाइम लगा। अब जरा देखना, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन से U गया है तो करंट आपके पास ऐसे गया है। कितना चार्ज गया है मुझे पता है, कितना चार्ज गया है, इतने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं नीटा P लैम्डा अपॉन 100 Hc। इतने तो इलेक्ट्रॉन गए हैं, चार्ज कितना गया है, चार्ज गया है मल्टीप्लाइड बाई E। एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज अगर E है तो इतने इलेक्ट्रॉन्स के पास कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाइड बाई E। ये तो 1 सेकंड में गया हुआ चार्ज है, T सेकंड में कितना चार्ज आएगा, मल्टीप्लाइड बाई T। T सेकंड में कितना चार्ज गया डिवाइड बाई उस चार्ज को जाने में कितना समय लगा, T से T कैंसिल, और हमारे पास फोटो करंट का फॉर्मूला आ गया है बेटा, क्या आ गया, नीटा P लैम्डा E अपॉन 100 Hc। दिस इज द फोटो करंट, बड़ा ही नीट है, एफिशिएंसी इन परसेंटेज। अच्छा फॉर्मूला है बेटा। फोटो करंट को पूछे तो हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि फोटो करंट इज, लिख दो बेटा ऊपर, नीटा P लैम्डा E अपॉन 100 टाइम्स Hc। ये हमारे पास करंट है। कौन सा करंट है, हमारे पास ये सैचुरेशन करंट है। मैं इसको जानबूझ के IS लिख रहा हूं, दिस इज अवर सैचुरेशन करंट। बेटा दिखाई तो दे रहा है, दिस इज अवर सैचुरेशन करंट। दिस इज अवर सैचुरेशन करंट, ये हमारा सैचुरेशन करंट है। यहां से मैं एक बात बोल सकता हूं कि लैम्डा उतना का उतना रखो, और लैम्डा उतना का उतना रखो, एफिशिएंसी तो ऑफ कोर्स बेटा इस मेटल की प्रॉपर्टी होगी। ई तो बेटा ऑफ कोर्स कांस्टेंट है, 100 उतना, 100 कांस्टेंट, H कांस्टेंट, C कांस्टेंट। नीटा किस पर डिपेंड करेगा, मेटल पे। अगर मैंने लैम्डा को फिक्स कर दूं तो मैं कह सकता हूं कि सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर इंसिडेंट। सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर इंसिडेंट। अगर मैंने पावर दुगना कर दिया और लैम्डा उतना का उतना है, अरे भाई लैम्डा उतना का उतना है मतलब हर फोटोन के पास एनर्जी तो उतनी है, और तुमने मान लो पावर दुगना कर दिया तो कैसे क्या होगा, जरूर फोटोन्स की संख्या डबल कर दी होगी। फोटोन्स की अगर संख्या डबल कर दी होगी तो पक्की बात है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी डबल। फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अगर डबल तो ऑफकोर्स आपका जाने वाला चार्ज भी डबल, जाने वाला चार्ज डबल तो ऑफकोर्स बात है कि सैचुरेशन करंट भी तो डबल। तो लैम्डा अगर फिक्स है तो आप कह सकते हो कि सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर इंसिडेंट। तो जब भी कोई मुझसे पूछ ले कि पावर इंसिडेंट, सॉरी डिपेंडेंट क्वांटिटी बेटा वाई एक्सिस में रखा करो, सैचुरेशन करंट और पावर इन दोनों के बीच ग्राफ कैसा होगा, तो सैचुरेशन करंट पर पावर 1 है, पावर पर पावर 1 है, तो बेटा ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, इट विल बी स्ट्रेट लाइन। इवन अगर ये एंगल थीटा है तो मैं स्लोप भी लिख सकता हूं कि tan थीटा इज बेटा क्या आएगा, नीटा लैम्डा E अपॉन 100 Hc, अपॉन 100 Hc। तो अगर आपका लैम्डा फिक्स करके, लैम्डा फिक्स कर मतलब लाइट, मान लो कि आपने रेड लाइट गिराई और बाद रेड लाइट गिराई, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि ये कैथोड की प्लेट, ये बेटा आपकी कैथोड की प्लेट, आपने इस पर रेड लाइट गिराई, पहले आपने 100 वाट गिराया तो फोटो करंट आया I, ठीक है। अगर आपने रेड लाइट ही गिराई, जो आपने लाइट गिराई उसकी क्वालिटी चेंज नहीं की, वही लैम्डा रखा, और आपने अब 200 वाट कर दिया, अरे भाई 200 वाट कर दिया, लाइट वही है, लैम्डा वही है, तो ऑफ कोर्स हर फोटोन की एनर्जी वही है, लेकिन पावर डबल गिर रहा है, मतलब पक्की बात है कि नंबर ऑफ फोटोन्स हो गए दुगने, नंबर ऑफ फोटोन्स हो गए दुगने तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए दुगने, करंट भी हो गया दुगना।
अगर आपने कह दिया कि सर मैंने सिर्फ 50 वाट ही गिराया है लेकिन मैंने रखी रेड लाइट ही है, अगर आपने रेड लाइट ही रखी तो ऑब्वियस बात है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स आपने हाफ कर दिए हैं, यहां के मुकाबले आपने नंबर ऑफ फोटॉन्स हाफ कर दिए हैं, तो ऑफ कोर्स करंट आपका हाफ हो गया। तो ऐसे सोच सकते हो आप बड़े आराम से, इसमें कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। आई होप बड़ाई वाली बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगर आपने लैम्डा फिक्स रखा है तो आप कह सकते हो कि जितना ज्यादा पावर उतने ही ज्यादा आपके पास करंट। अब एक बात और सुनना, कुछ सवाल ऐसे बनकर आ सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल लूं कि ये कैथोड की प्लेट और यहां कहीं पॉइंट सोर्स है लाइट का, जो यहां से बेटा ऑन एन एवरेज आर डिस्टेंस दूर है, और इस टाइम पर आपके पास जो फोटो करंट आया है वो आई है। अगले वाले केस में वही कैथोड वही सोर्स, लेकिन अब वो आर डिस्टेंस दूर नहीं है, वो 2r डिस्टेंस दूर है। वही सोर्स है, वो अब r डिस्टेंस दूर नहीं है, 2r डिस्टेंस दूर है। तो इस केस में फोटो करंट कितना आएगा, इस केस में फोटो करंट कितना आएगा, इस तरह के सवाल हमसे पूछ सकते हैं। तो हम जानते हैं कि सोर्स के कारण r डिस्टेंस दूर पर जो इंटेंसिटी होती है वो होती है सोर्स ने कितना पावर निकाला अपॉन 4πr²। इस पर कितना पावर इंसिडेंट होगा मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया। तो इस पर जो पावर इंसिडेंट होगा मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, कितना पावर सोर्स से निकला अपॉन 4πr², यहां पर इंटेंसिटी होगी, इसकी एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। अगर आपने डिस्टेंस कर दी है डबल तो ऑफ कोर्स यहां पर r की जगह 2r आएगा। जैसे r की जगह 2r आएगा आपकी इंटेंसिटी हो गई 1/4। आपकी जैसे इंटेंसिटी हो गई है 1/4, इस पर पावर गिरने वाला हो गया 1/4। पावर गिरने वाला हो गया 1/4, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं 1/4। नंबर ऑफ फोटॉन्स गिर रहे हैं 1/4, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे 1/4। नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे 1/4, तो ऑफ कोर्स आपका फोटो करंट भी हो जाएगा 1/4। तो यहां पर अगर फोटो इलेक्ट्रॉन आई था तो वहां पर फोटो इलेक्ट्रॉन आई नहीं होगा, I/4 होगा। तो कभी आपने अगर सोर्स को, पॉइंट सोर्स को नजदीक लाए या दूर ले गए तो बड़ा ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को में वेव्स वगैरह में सिखा रखा है कि पॉइंट सोर्स के कारण इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन 4πr²। जितना ज्यादा दूर होगा ऑफ कोर्स उसके कारण इंटेंसिटी उतनी कम होगी, इंटेंसिटी कम होगी तो इस पर गिरने वाला पावर भी कम होगा, पावर कम होगा तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स कम होंगे तो ऑफ कोर्स आपका बड़ा फोटो करंट भी कम होगा। तो इस बात को लेकर मैं एक छोटी सी बात और बोलना चाहूंगा कि अगर कोई इस तरह का सवाल पूछ ले, सुनना बेटा, इस तरह का सवाल पूछ ले आपसे, मैं सवाल मतलब सीधा बोले तो ये आपके पास कैथोड की प्लेट, ये आपके पास पॉइंट सोर्स और ये आपके पास ऑन एन एवरेज डिस्टेंस है r। इस पॉइंट सोर्स का जो पावर है वो p है, तो ये p पावर लगातार हर तरफ निकाल रहा है, इस पर नहीं गिर रहा। इस पर जो पावर गिर रहा है वो होगा यहां पर इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, रफली ऐसे होता है। इस इंटेंसिटी को लिख सकता हूं इसका पावर डिवाइड बाय 4πr² इनटू एरिया। तो आप देख पा रहे हो कि दिस पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r², इसका मतलब आपका सैचुरेशन करंट इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। तो आपका पॉइंट सोर्स जितना दूर होगा सैचुरेशन करंट उतना ही कम होगा। अगर आपने यहां पर कोई कैथोड की प्लेट लगा रखी है और उससे बड़ा अगर आप पॉइंट सोर्स को अगर लगातार दूर लेके जाओगे लाइट के सोर्स को, तो फोटो करंट उतना ही कम आएगा। ठीक है, अच्छा सा पॉइंट है, याद रख सकते हैं इसको। तो आगे चलते हैं, चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज, जैसे हमारे पास सैचुरेशन करंट का बड़ा फॉर्मूला आ गया था, दैट वाज आई थिंक नीटा P लैम्डा E अपॉन 100 टाइम्स HC। नीटा आपका क्वांटम एफिशिएंसी थी परसेंटेज में, P पावर इंसिडेंट है जो कैथोड पर है, लैम्डा ऑफ कोर्स लाइट की वेवलेंथ है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, 100 H बड़ा ऑफ कोर्स प्लैंक्स कांस्टेंट और C आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये आपका सैचुरेशन करंट था। मैंने आपको ये कहा कि अगर लैम्डा फिक्स है तो सैचुरेशन करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर है, और ऑफ कोर्स पावर अगर फिक्स है तो सैचुरेशन करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है। जैसे मैं आपको एक दो एग्जांपल्स पूछूं, छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, इस तरह से पूछूं। आपके पास
ये कैथोड की प्लेट, ये एनोड की प्लेट, ये कैथोड, ये एनोड, और आपने एनोड का पोटेंशियल अच्छा खासा बड़ा कर रखा है विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड, ठीक है। इसी कारण ऑफ कोर्स सैचुरेशन करंट भी है, सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑफ कोर्स है ना इस एनोड तक पहुंच रहे हैं। आपने लाइट गिराई है ऐसे, लाइट गिराई है ऐसे, ठीक है। एक दो सवाल है। पहला सवाल ये है, पहला सवाल इस तरह से कि आपने लाइट गिराई है 5000 एंगस्ट्रॉम की, और जो पावर इंसिडेंट किया है वो P है, वो पावर इंसिडेंट P है। फिर आपने दूसरी लाइट गिराई है जिसकी वेवलेंथ जो है वो 4000 एंगस्ट्रॉम, लेकिन आपने जो पावर इंसिडेंट किया है वो अब भी P है, अब भी P। पहले वाले केस में अगर आपका सैचुरेशन करंट अगर I है तो दूसरे केस में आपका सैचुरेशन करंट कितना होगा? पहले वाले केस में अगर सैचुरेशन करंट अगर आपका I है तो दूसरे केस में आपका सैचुरेशन करंट कितना होगा, ये हमारा सवाल है। थोड़ा बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। हम जानते हैं कि ये मेटल है, क्वांटम एफिशिएंसी इस मेटल पर डिपेंड करता है, तो दोनों ही केस में आपका जो नीटा होगा वो सेम आएगा। पावर दोनों केस में सेम है, लेमडा दोनों केस में अलग अलग है। ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज ऑफ कोर्स सेम, एच सेम, सी सेम। हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि सैचुरेशन करंट इन फर्स्ट केस डिवाइड बाय सैचुरेशन करंट इन सेकंड केस इज लेमडा इन फर्स्ट केस डिवाइड बाय लेमडा इन सेकंड केस, या फिर ऐसे बोल दो दैट इज लेमडा अपॉन लेमडा डैश। सैचुरेशन करंट इन फर्स्ट केस बड़ा मैं दे रखा है I, और दूसरे केस में मुझसे पूछा है, हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि दूसरे केस में जो करंट है आपके पास वो आएगा 4/5 टाइम्स ऑफ I। पहले वाले केस में अगर सैचुरेशन करंट अगर I है तो दूसरे केस में आपके पास सैचुरेशन करंट पहले वाले करंट का 80% है, 4/5 टाइम्स। इस बात को हल्का सा आप लॉजिकली भी सोच सकते हो। देखो दोनों केस में पावर सेम है, लेकिन दूसरे केस के अंदर आपका लेमडा कम है। लेमडा कम है मतलब फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा है, लेकिन टोटल एनर्जी जो कैथोड पर गिर रही है वो तो उतनी है। इसका मतलब जरूर फोटोन कम गिर रहे होंगे, इसका मतलब जरूर फोटोन कम गिर रहे होंगे। फोटोन कम गिर रहे होंगे तो ऑफ कोर्स फोटो इलेक्ट्रॉन भी कम निकलेंगे, और फोटो इलेक्ट्रॉन अगर कम निकलेंगे तो तय बात है फोटो इलेक्ट्रॉन अगर उतने के उतने फोटो इलेक्ट्रॉन अगर बेटा कम निकलेंगे तो आपका फोटो करंट भी तो कम ही आएगा। आप इस तरह से बड़ा कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई बहुत भारी कैलकुलेशन आपके पास थी नहीं। और आप ये भी कह सकते हो कि आपका लेमडा जो है वो जिस फ्रैक्शन से चेंज होगा एनर्जी उसकी इन्वर्सली चेंज होगी, बिकॉज एनर्जी इज hc बाई लेमडा। और आप बड़े आराम से इस तरह से लॉजिकली भी सोच सकते हैं। फेयर एनफ। अगली बात, दूसरी बात, पहले वाले केस में लेमडा आपका 5000 एंगस्ट्रॉम है, दूसरे वाले केस में आपके पास लेमडा मतलब उसी कैथोड है उस पर हम बेटा लेमडा दो अलग अलग लाइट गिराई है। पहली लाइट गिराई हमने 5000 एंगस्ट्रॉम की, दूसरी लाइट गिराई हमने 4000 एंगस्ट्रॉम की। इस टाइम पर नंबर ऑफ फोटॉन्स जो गिरे और इस टाइम पर नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरे वो सेम है। इस बार मैंने एनर्जी सेम नहीं बोली है, मैंने जो गिरने वाला पावर है वो सेम नहीं बोला है, मैंने कहा नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर गिरे हैं। तो इसका मतलब एनर्जी बराबर नहीं गिरी होगी, इसका मतलब एनर्जी बराबर नहीं गिरी होगी। इस फोटोन के पास ज्यादा एनर्जी है, देखो क्योंकि लैम्डा कम है और नंबर ऑफ फोटोन उतने गिरे हैं, तो पक्की बात है कि ये वाला जो केस है उसमें पावर ज्यादा गिरा है, इस वाले केस में पावर कम गिरा है। पहले वाले केस में अगर सैचुरेशन करंट अगर I है तो दूसरे वाले केस में सैचुरेशन करंट कितना होगा। लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन वंस अगेन। पहले हमने इस कैथोड की प्लेट पर वेवलेंथ लाइट गिराई 5000 एंगस्ट्रॉम की और नंबर ऑफ फोटॉन्स गिराए n, तो सैचुरेशन करंट आ गया I। इसी मेटल की प्लेट पर अब मैंने दूसरी लाइट गिराई
4000 एंगस्ट्रॉम की। कितने की? 4000 एंगस्ट्रॉम की। और आपके नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हैं वो उतने के उतने गिराए, जितने पहले केस में नंबर ऑफ फोटॉन गिराए उतने फोटॉन्स अब गिराए। अब बताओ नया वाला सैचुरेशन करंट कितना आएगा? तो अब तय बात हो चुकी है कि इस केस में जो पावर है और इस केस में जो पावर है वो बराबर नहीं है। नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर है, पावर बराबर नहीं है। पावर बराबर नहीं। तो सर कैसे करेंगे? लॉजिकली तो आंसर एक लाइन में आ जाएगा, लेकिन बच्चा तो फॉर्मूला लगाना चाहता है कि सर आपने सैचुरेशन करंट का फॉर्मूला मुझे लिख सिखाया है, नीटा पी लैम्डा ई अपॉन 100 टाइम्स एच सी। नीटा दोनों केस में सेम, ई दोनों केस में सेम, 100 सेम, एच सेम, सी सेम, पी और लैम्डा सेम नहीं है। तो मैं कहूँगा कि नए वाले केस में सैचुरेशन करंट डिवाइड बाय पुराने वाले केस में सैचुरेशन करंट इस नए वाले केस में पावर, नए वाले केस में लैम्डा अपॉन पुराने वाले केस में पावर, पुराने वाले केस में लैम्डा। सर ये पावर कैसे लिख पाओगे? बड़ा पावर में तुम्हें सिखा रखा है, पावर इंटू 1 इज इक्वल्स टू n टाइम्स एच सी बाई लैम्डा। याद है ना इस तरह से? तो P इज इक्वल्स टू n टाइम्स एच सी बाई लैम्डा। तो जहां कहीं पावर लिखा हुआ है, जैसे P डैश लिखा, इसी तरह से मैं P डैश लिख सकता हूं n डैश टाइम्स एच सी अपॉन लैम्डा डैश। ठीक है ना? इस सिर्फ P को यहां पर रखना है, P डैश को रखना है। P डैश को अगर मैं रखूंगा तो n डैश एच सी अपॉन लैम्डा डैश मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा डैश। P कितना है बेटा? n टाइम्स एच सी बाई लैम्डा इंटू लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, लैम्डा डैश से लैम्डा डैश कैंसिल, एच सी से एच सी कैंसिल, n डैश और n मतलब दूसरे वाले केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स और पहले वाले केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स। बेटा n डैश और n की वैल्यू तो सेम दे रखी है, दोनों केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स तो सेम है। जैसे कैंसिल किया आंसर कम्स आउट टू बी 1। तो इसका मतलब दोनों केस में आपका सैचुरेशन करंट बराबर आएगा। मैं बड़े आराम से कह सकता हूं कि आई एस डैश अपॉन पहले वाले केस में बड़ा सैचुरेशन करंट कितना है? I इज इक्वल्स टू 1। तो दूसरे वाले केस में भी सैचुरेशन करंट I ही रहेगा। ये तो बात हुई फॉर्मूले की। बिना फॉर्मूले के भी सोच सकते थे हम ये कहते कि अगर आपके फोटॉन्स गिर रहे हैं और आपकी वेवलेंथ अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर छोटी है तो फोटॉन्स तो गिरेंगे और फोटॉन्स अगर गिरेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स तो निकालेंगे। दोनों केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर निकल रहे हैं। दोनों केस में नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बराबर गिर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो बराबर निकलेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स क्वांटम एफिशिएंसी तो किसकी प्रॉपर्टी है? मेटल की प्रॉपर्टी है। दोनों केस में मेटल तो वही है। नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर बराबर गिर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर निकलेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर निकलेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर एनोड पर पहुंचेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर पहुंचेंगे तो फोटो करंट भी तो बराबर आएगा। तो फोटो करंट दोनों केस में बराबर आना ही था। फोटो करंट तो दोनों केस में बराबर आना ही था। तो इसलिए आप ऐसे कह सकते हो कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर, तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ फोटॉन्स बराबर गिरेंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बराबर निकलेंगे, और नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बराबर निकलेंगे तो ऑब्वियस बात है कि फोटो करंट दोनों केस में सेम आएगा। इसी में एक तीसरा सवाल यह है कि हमारे पास ये जो दे रखा है ना बेटा, क्या नाम है इसका? कैथोड। इसकी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जो है वो मेरे पास 4000 एंगस्ट्रॉम है। मैंने इस पर एक लाइट गिराई जिसकी वेवलेंथ है 3000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जो पावर गिराया वो P गिराया और जो सैचुरेशन करंट आया वो I आया। मैंने इसी मेटल के सरफेस पर, इसी कैथोड पर दूसरी लाइट गिराई जिसकी वेवलेंथ जो है वो 5000 एंगस्ट्रॉम। और जो पावर इंसिडेंट कराया मैंने वो बेटा मैंने 2P करा दिया। तो बताओ नया वाला सैचुरेशन करंट कितना आएगा? नया वाला सैचुरेशन करंट कितना आएगा? आपका मन तो कर रहा होगा सीधा फॉर्मूला लगाने का, और आपको सर E सेम, 100 सेम, H सेम, C सेम, नीटा सेम। आपका मन तो कर रहा होगा कि IS डैश अपॉन IS इज इक्वल्स टू P डैश लैम्डा डैश अपॉन P इंटू लैम्डा। मन तो ये वाला फॉर्मूला लगाने कर रहा होगा, बट ये वाला फॉर्मूला मत लगाना, लॉजिक लगाओ। सर लॉजिक कैसे? बड़ा जरा ध्यान से देखो कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है। इससे छोटी वेवलेंथ का जो फोटोन होगा वो तो इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा, और इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा तो एनोड पर पहुंच पाएगा, और अगर एनोड पर पहुंच पाएगा तो सैचुरेशन करंट तो आएगा। लेकिन
इस थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से बड़ी वेवलेंथ की अगर मैं लाइट गिराता हूं, भले ही उसका पावर ज्यादा हो, पावर ज्यादा का मतलब क्या हो गया, खूब सारे फोटॉन्स गिर दिए होंगे आपने, भले ही उसका पावर ज्यादा हो, खूब सारे फोटॉन्स गिरा देंगे, अरे खूब सारे गिरा दो, निकाल तो पाएगा नहीं वो फोटो इलेक्ट्रॉन, तो निकाल नहीं पाएगा, क्योंकि ये वाला जो वेवलेंथ है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है। और अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा है, इसका मतलब इसके अकेले फोटोन के पास उतनी एनर्जी है ही नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाए। और जब इलेक्ट्रॉन निकल ही नहीं पाएगा तो एनोड तक पहुंच ही नहीं पाएगा, और अगर एनोड तक नहीं पहुंच पाएगा उस केस में आपका सैचुरेशन करंट कम्स आउट टू बी जीरो। आपका सैचुरेशन करंट तो जीरो है। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना, कभी हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं और बच्चा सीधा फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता है कि सर सैचुरेशन करंट इज इक्वल्स टू पी नीटा टाइम्स पी लैम्डा ई अपॉन 100 HC। अक्सर आंसर आता है, इस केस में नहीं आएगा, और कारण तुम समझिए, इसमें जो दूसरी वाली वेवलेंथ थी वो आपके थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ दे दी। अब खूब सारा पावर दे दिया होगा, दे दो, खूब सारा पावर दे रहा है, उसमें खूब सारे फोटॉन्स गिरा रहे हो, अरे खूब सारे फोटॉन्स गिरा रहे हो तो क्या कर रहे हो, हर फोटोन की एनर्जी तो आपके फाई से कम है, वर्क फंक्शन से कम है, और जब तक उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है तो वो वाला फोटोन तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल नहीं पाएगा, भले ही तुम है ना 10 गुना फोटोन गिरा दो, कोई दिक्कत नहीं है, गिरा दो 100 गुना फोटोन गिरा दो, लेकिन हर फोटोन की एनर्जी बेटा फाई से कम है तो वो इलेक्ट्रॉन को तो निकाल पाएगा ही नहीं। और इसी कारण से तो हम लाइट को है ना पार्टिकल मान पाए थे शुरुआत। बड़ा इस बात को ध्यान रखें, इस तरह से भी हल्का फुल्का बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, लेकिन हम बेवकूफ़ बनेंगे नहीं। ठीक, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, एक बहुत ही बढ़िया सा सवाल है, इसमें मोर और लेस हमारे काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अप्लाई हो ही जाएंगे। ए फोटो सेल इज वर्किंग इन सैचुरेशन मोड। पहली बात तो बेटा फोटो सेल मतलब वही एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो हमने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का पढ़ा है। इट इज द experimental setup which we studied of photoelectric effect, nothing else, is working in saturation mode। saturation mode मतलब बेटा जितने भी इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकलेंगे सारे एनोड तक पहुंच रहे हैं with of course saturation current 4.8 microampere when radiation of wavelength 3000 angstrom and power 1 milliwatt is incident। अच्छी बात है बेटा, हमारे पास ये कैथोड, ये एनोड, हमने कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल अच्छा खासा हाई रखा हुआ है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे सारे के सारे एनोड पर पहुँच जाएंगे। जब मैंने लाइट गिराई, सॉरी रेडिएशन गिराया 3000 एंगस्ट्रॉम का, कितने पावर का, 1 मिलीवाट का, तो जो सैचुरेशन करंट आया है वो मेरे पास 4.8 माइक्रो एम्पियर आया है। अच्छी बात है। अब मैंने क्या किया कि छोटी वेवलेंथ गिराई। छोटी वेवलेंथ अगर गिराऊंगा तो ऑफ कोर्स ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन गिरेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन गिरेंगे तो ऑब्वियस बात है कि बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स को तो एमिट करा ही देंगे, है ना, वो तो करा ही देंगे। जब आपका 3000 एंगस्ट्रॉम ही अगर इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करा पा रहा है तो 1650 एंगस्ट्रॉम तो करा ही देगा। नई वाली जो वेवलेंथ है वो मेरे पास 1650 एंगस्ट्रॉम है, और नया वाला जो पावर इंसिडेंट किया आपने वो बेटा आपके पास कितना, नया वाला पावर कितना, 5 मिलीवाट। इस बार आपने 5 मिलीवाट पावर। नया वाला सैचुरेशन करंट कितना है बेटा पता नहीं है, शायद पता करना होगा, देख लीजिए। अच्छा, ये जो ज़्यादा छोटी वेवलेंथ आपने गिराई है ना, तो छोटी वेवलेंथ अगर गिरेगी तो वो ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन होगा, ज़्यादा एनर्जी वाला फोटोन होगा तो इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा एनर्जी के साथ निकलेंगे। तो ये सवाल में दिया हुआ भी है कि ज़्यादा एनर्जी के साथ फोटोन्स निकले हैं, और जो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकला है ना उसकी स्पीड दुगनी हो गई है। यार ये सवाल तो देखा देखा सा लग रहा है, हमने पहले भी कर रखा है। पहले वाले केस में अगर इलेक्ट्रॉन v स्पीड से निकला है, सबसे तेज इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे वाले केस में सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्वाइस स्पीड से निकला है, 2v से निकला है। ठीक है, तो ये सवाल तो देखा देखा लग रहा है। तो उसमें पूछा है कि वर्क फंक्शन ऑफ द सेल, याद करो बेटा वाला सवाल हम कर चुके हैं। वर्क फंक्शन ऑफ द सेल ऑब्वियसली मींस कि मैं कैथोड का वर्क फंक्शन निकाल देंगे। बाकी तो बेटा ठीक है, इनसे क्वांटम एफिशिएंसी निकालना या फिर सैचुरेशन करंट दूसरे केस में निकालना, वो तो हम बेटा पिछले 2-3 बार से कर ही रहे हैं, बिल्कुल वैसे का वैसे सवाल है। पहला वाला सवाल भी रिपीट है, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन भी रिपीट है, लेकिन सारे सवाल एक बार एक साथ आ गए। पहला वाला केस, पहले वाले केस में जो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं 12mv², दैट इज hc बाई लैम्डा माइनस बड़ा फोटो सेल का वर्क फंक्शन।
दूसरे केस में आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास, फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन उसके पास स्पीड दुगनी हो गई है, मतलब काइनेटिक एनर्जी आपके पास 4 टाइम्स हो गई है, दैट इज hc/λ -5। सर मुझे 5 चाहिए, तो दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, k से k कैंसिल, 4 इज इक्वल्स टू hc/λ -5 अपॉन hc/λ -5। इसको इधर लेके जाओ, सारी कैलकुलेशन बड़ा रिपीट है, 4 टाइम्स hc/λ -4/5 इज इक्वल्स टू hc/λ -5। उधर गया तो मेरे पास आ गया 4 टाइम्स hc/λ -hc/λ। इस पूरे को बड़ा 1/3 कर दो तो आपका 5 आ गया। मैं यहाँ कहीं साइड में कैलकुलेशन कर दूँ, 5 की वैल्यू आ गई 1/3 ऑफ 4 टाइम्स hc। hc बेटा हम 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा, बेटा लैम्डा कितना है 3000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल, इलेक्ट्रोवोल्ट में आंसर आ जाएगा hc वापस से बेटा 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा डैश है 1650। एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कैंसिल, इलेक्ट्रोवोल्ट में आंसर आ जाएगा। बेटा तुम लोग भी कैलकुलेशन करना, मैं तो यार ऐसे ही ना कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। हाँ ये तो आ गया 16.56। ये आ गया 7.53। आंसर आ गया बेटा 3.01 इलेक्ट्रोवोल्ट। ठीक है बच्चों, ये आंसर आ गया। अगले वाले सवाल में मुझसे पूछ रहा है क्वांटम एफिशिएंसी बताओ। तो बेटा देखना जरा, ये जो 2 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ये ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन मेरे पास थोड़ी सी कंप्लीट है, तो मैं कह सकता हूं कि हमारे पास जो सेचुरेशन करंट है उसका एक फॉर्मूला था। क्या था बेटा फॉर्मूला? आई थिंक पी लैम्डा नीटा ई अपॉन 100 टाइम्स एच सी। सब चीज़ें एस आई यूनिट में लिख दो बेटा, आपकी नीटा की वैल्यू हो जाएगी। नीटा की वैल्यू बेटा परसेंटेज में आएगी, तो आई थिंक करंट इंटू 100 एच सी अपॉन पी लैम्डा ई। सब चीज़ें एस आई यूनिट में। सेचुरेशन करंट कितना है? 4.8 माइक्रो एम्पियर, तो 10⁻⁻⁶। 100 ठीक है बेटा। एच सी बेटा एच प्लैंक्स कांस्टेंट है। इस बार हमें सारी की सारी चीज़ें जो है वो एस आई यूनिट में लिखनी है। लिख देंगे, एच है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, सी है 3 इंटू 10⁻8 अपॉन पावर। बेटा पहले वाले केस में पावर कितना था? 1 मिलीवाट, तो 10⁻³ वाट हो गया। लैम्डा कितना था? 3000 एंगस्ट्रॉम, तो 3000 इंटू 10⁻⁻10। ई कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये बेटा निपटे। 10⁻⁻, ये 10 29 हो गया, 29 ऊपर जाएगा, 29 ऊपर जाएगा, तो ये 10⁻⁻5 बचेगा, -5 बचेगा। ठीक है, -5 बचेगा। -5 से ये 10⁻³ बच जाएगा। 10⁻³ और 10⁻², 10⁻5 तो ये हो गया, ये बेटा सिर्फ 1 बच जाएगा।
बाकी तो सब ठीक है, कैलकुलेशन वाली बातें हैं, कर लेंगे। कहाँ, हाँ बेटा क्या क्या बचा अब हमारे पास, 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻1 इंटू 6.626 इंटू 3। नीचे क्या बचा, अच्छा 3 तो कैंसिल हो गया, नीचे भी 3 था, नीचे भी 3 अपॉन 1.6, ये आंसर आना चाहिए। बड़ा कैलकुलेशन आप लोग भी करना। बड़ा ये वैल्यू शायद 1.99% के आसपास आ गई होगी। बड़ा नीटा की जो वैल्यू है ये 1.99% बेटा आपके पास आंसर आ गया होगा। ठीक है, ये आपकी क्वांटम एफिशिएंसी है। 2% मान लो कि अगर आप 100 फोटोन गिराते हो तो सिर्फ और सिर्फ 2 ही फोटो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, बाकी 98 फोटॉन्स जो हैं बताओ वेस्ट ही हो जाएंगे। वेस्ट किस किस कारण से होंगे मैं आपको पहले से सिखा चुका हूँ। ठीक है, अब अगला केस, इसी में लास्ट में मुझसे पूछा है कि दूसरे वाले केस में सैचुरेशन करंट कितना होगा। तो एक तरीका तो यह है कि दूसरे वाले केस में सैचुरेशन करंट होगा ये नीटा जो तुमने निकाल लिया इंटू पी लेमडा ई अपॉन 100 HC, ऐसे लगा दो। नीटा हम निकाल चुके हैं, दोनों केस में नीटा तो बड़ा सेम ही रहेगा। पावर पता है, लेमडा पता है, ई पता है, 100 पता है, एच पता है, सी पता है, आंसर आ जाएगा। एक तरीका और है कि नीटा निकालने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि पहले वाले केस में नीटा और दूसरे वाले केस में नीटा सेम है क्योंकि प्लेट सेम है। हम सीधा सीधा ये बोल सकते हैं कि नया वाला सैचुरेशन करंट अपॉन पुराना वाला सैचुरेशन करंट, दोनों को डिवाइड करूंगा, नीटा नीटा कैंसिल, 100 कैंसिल, एच कैंसिल, सी कैंसिल, ई कैंसिल। हम कह सकते हैं कि नया वाला पावर नया वाला लैम्डा अपॉन पुराना वाला पावर पुराना वाला लैम्डा। तो नया वाला सैचुरेशन करंट इज पी डैश लैम्डा डैश अपॉन पी लैम्डा इंटू पुराना वाला करंट। सिर्फ वैल्यूज रखनी है। नया वाला पावर कितना बेटा, 5 मिलीवाट। मिलीवाट ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मिलीवाट ऊपर भी आएगा नीचे भी आएगा, कैंसिल हो जाएगा। नया वाला लैम्डा है 1650 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा। पुराना वाला पावर क्या आगे बेटा, पुराना वाला पावर है 1 मिलीवाट। पुराना वाला लैम्डा कितना है 3000 एंगस्ट्रॉम। और पहले वाले केस में करंट कितना था, करंट था 4.8 माइक्रो एम्पियर। ठीक है बेटा, एंगस्ट्रॉम मिलीवाट कैंसिल। बेटा करना जरा इसको मल्टीप्लाई, क्या क्या मल्टीप्लाई करना होगा, 5 इंटू 1650 इंटू 4.8। ठीक है, दिस डिवाइडेड बाई 3000। बेटा कैलकुलेशन चेक करते रहना, 13.2 के आसपास आ गया होगा, 13.2 माइक्रो एम्पियर के आसपास आंसर आ गया। 13.2 माइक्रो एम्पियर के आसपास आपका आंसर। बढ़िया सवाल है, हालांकि सवाल के जितने पार्ट थे ना वो बेटा हमने कभी न कभी निपटा रखे थे, बस एक तरह से कंपाइल हो गया, एक जगह आ गया, बाकी सारी कहानी तो सेम सी है, कोई इतना बहुत भारी काम नहीं था। आगे चले, नेक्स्ट इज वन मोर इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। हालांकि स्टॉपिंग पोटेंशियल पढ़कर हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हमने वाली बात पढ़ रखी है और उसके हमने सवाल भी कर रखे, बट फिर भी हमें कम से कम डेफिनेशन तो क्लियर होनी चाहिए। मैं डेफिनेशन आपको हल्की फुल्की बता भी चुका हूं, फिर भी सुनिएगा। मान लीजिए कि हमारे फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट के अंदर बेटा ये आपका कैथोड, ये आपका एनोड, हमने इस पर लाइट गिराई ऐसी जिसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास एफ है। आपने इस बार एनोड का जो पोटेंशियल है बेटा वो कम रखा है कैथोड के रेस्पेक्ट में। इसका मतलब इस बार जो पोटेंशियल है ये जो VA माइनस VC है ये पॉजिटिव नहीं है बेटा बल्कि नेगेटिव है।
नेगेटिव है, इसका मतलब यहां पर लोअर पोटेंशियल, यहां पर हायर पोटेंशियल। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले लेकिन एनोड पर पहुंच नहीं पाए और आपके पास फोटो करंट की जो वैल्यू है बेटा वो 0 होगी। अब सुनना इस बात को, कैथोड का पोटेंशियल अगर 0 है तो एनोड का पोटेंशियल समथिंग नेगेटिव है इसके रेस्पेक्ट में। जितना नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ Vs, दिस Vs इज नोन एज स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब सुनना इस बात को, कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल कितना नेगेटिव रखूं कि हमारे इस पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर फोटो करंट जस्ट 0 हो जाए। द मिनिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ potential of anode with respect to cathode at which the photocurrent just becomes 0 is known as our stopping potential। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, हम लोगों ने फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस पोटेंशियल ऑफ कैथोड प्लॉट किया था। हमने एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट जैसे 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 बढ़ाया वैसे वैसे फोटो करंट लगातार बढ़ता गया, फिर कहीं ना कहीं जाके कांस्टेंट हो गया। एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में लगातार घटाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई, उसने इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स इस तरफ लगाया और इस तरफ फोर्स लगाया तो कम इलेक्ट्रॉन्स यहां पहुंचे और कम इलेक्ट्रॉन्स लगातार यहां पहुंचे। तो अगर मैं ऐसे ही एनोड का पोटेंशियल कैथोड के रेस्पेक्ट में लगातार घटाता गया तो कैथोड के रेस्पेक्ट में एनोड का पोटेंशियल कभी ना कभी -Vs हो जाएगा। जब -Vs होगा उस टाइम पर एक भी इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकला हुआ एनोड की प्लेट पर नहीं पहुंच पाएगा, और प्लेट पर नहीं पहुंच पाएगा तो आपका फोटो करंट 0 हो जाएगा। दिस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ anode with respect to cathode at which just electric current becomes 0, photo current becomes 0, that negative potential is known as your stopping potential। इसको ना -Vs लिख दिया है। तो मैं रिपीट में इस बात को लिखता हूं बेटा, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड with respect to cathode at which photocurrent just becomes 0 and no electron emitted by cathode reaches anode is known as stopping potential। बेटा कई जगह कट ऑफ वोल्टेज भी लिखा रहता है, हम लोग बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल शब्द ही यूज कर रहे हैं। यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यही एचसी में लिखा हुआ है और यही बेटा अपने इन जनरल रहता है। सर ये स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला बन पाएगा? बिल्कुल बन पाएगा। सुनना, मैं इसी डायग्राम को वापस से बना रहा हूं। ये कैथोड, ये बड़ा आपका एनोड, यहां का पोटेंशियल 0, इसके रेस्पेक्ट में एनोड का जो पोटेंशियल है वो है -Vs, वेयर Vs इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस। और इस कैथोड से खूब सारे इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, लेकिन मेरा इंटरेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले फोटो इलेक्ट्रॉन में है। मान लीजिए कि यहां से कोई फोटो इलेक्ट्रॉन निकला जिसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, चार्ज है नेगेटिव, तो इस पर फोर्स लगेगा ऐसे। काइनेटिक एनर्जी इस तरफ, फोर्स इस तरफ, वेलोसिटी इस तरफ, फोर्स इस तरफ। लगातार इसकी स्पीड कम होगी। जस्ट एनोड की प्लेट पर पहुंचने से पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई है 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ है ही है, वो फोर्स इस तरफ लगाएगी, थोड़ा वापस से इस इलेक्ट्रॉन को यहां से पलटा के वापस ले आएगी।
इसका मतलब जो सबसे फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो भी एनोड की प्लेट पर जस्ट पहुंचने से पहले रुक गया और पलटकर लौट गया, तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स की तो काइनेटिक एनर्जी और कम है, वो तो बीच रास्ते में ही पलट गए होंगे। जब सबसे फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन यहां जाकर पलटा है तो बाकी तो बीच रास्ते से ही पलट गए होंगे, और एक भी इलेक्ट्रॉन एनोड पर नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो बड़ा उस सर्किट में नहीं जा पाएगा और आपका फोटो करंट हो जाएगा 0। तो सबसे फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन यहां आकर रुका है, तो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स तो बीच रास्ते से पलटकर लौट गए होंगे। एक भी इलेक्ट्रॉन अगर एनोड पर नहीं पहुंचा है, इट मींस दैट देयर इज नो फोटो करंट, एंड दिस मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विथ रेस्पेक्ट टू कैथोड एट विच दिस हैपेंस इज नोन एज अवर स्टॉपिंग पोटेंशियल। सिंपल। सर निकालूं कैसे? बेटा निकालने में क्या है, यहां से यहां तक टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कर दे। यहां पर काइनेटिक एनर्जी तो है k मैक्स, और पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, वो है चार्ज मल्टीप्लाइड बाय यहां पर पोटेंशियल। बेटा यहां पर तो पोटेंशियल मैंने 0 मान रखा है, दैट इज इक्वल्स टू यहां पर काइनेटिक एनर्जी, बेटा यहां पर काइनेटिक एनर्जी 0, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज, चार्ज तो है -e, और यहां पर पोटेंशियल है -vs। यहां पर पोटेंशियल बेटा कितना? -vs। और जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास k मैक्स की वैल्यू आ गई है। बड़ा बोलना k मैक्स कितना आ गया है? E इंटू वी एस, और E इंटू वी एस देखते ही हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल का कितना प्यारा सा फॉर्मूला आ गया है, दैट इज बड़ा बोलना स्टॉपिंग पोटेंशियल इज सिंपली k मैक्स अपॉन। यार ये वाला फॉर्मूला देखकर तो हमारा मन बिल्कुल प्रसन्न हो जाना चाहिए कि इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज नॉट डिफरेंट। सिर्फ और सिर्फ इतना सा अंतर है कि किसका? ई का। अगर मान लीजिए कि आपके किसी सवाल के अंदर इस कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनमें से सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसके पास काइनेटिक एनर्जी अगर 5 इलेक्ट्रोवोल्ट है, तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो होगा 5 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन इलेक्ट्रो कम्स आउट टू बी 5 वोल्ट। अगर आपने बेटा कोई लाइट गिराई और लाइट गिराने पर तो सबसे फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन है, उस फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन के पास मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी 6 इलेक्ट्रोवोल्ट आई, तो समझ जाना कि इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा 6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन इलेक्ट्रो कैंसिल, आंसर कम्स आउट टू बी 6 वोल्ट्स। तो समझदार बच्चा इतना समझ गया है कि के मैक्स और वीएस आर मोर और लेस सेम। के मैक्स ज्यादा तो वीएस ज्यादा, बस इतना सा अंतर है कि के मैक्स की यूनिट इलेक्ट्रोवोल्ट है और वीएस की यूनिट वोल्ट है, बस इलेक्ट्रो का तो अंतर है। तो जो फॉर्मूले के मैक्स के थे, जो ग्राफ के मैक्स के थे, मोर और लेस वही फॉर्मूले और वही ग्राफ आपके वीएस के भी हैं। फिर भी अगर आप जिद कर रहे हो तो मैं फॉर्मूले लिख देता हूं। बड़ा याद कीजिए, के मैक्स का फॉर्मूला हुआ करता था कितनी एनर्जी आपने फोटोन की गिराई है माइनस वर्क फंक्शन, दैट इज HF माइनस 5। इसी के मैक्स को मैं लिख सकता हूं E इंटू वी एस। तो मेरे पास वीएस के फॉर्मूले आ गए। बड़ा क्या फॉर्मूला आ गया? वीएस इज इक्वल्स टू H अपॉन E इंटू, ये लो बेटा, या फिर यही के मैक्स का फॉर्मूला हुआ करता HC बाई लैम्डा माइनस 5, E आ जाएगा नीचे, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का मेरे पास फॉर्मूला आ जाएगा HC बाई लैम्डा E माइनस 5 बाई, ये आपका। मैं नहीं कह रहा कि कोई नया फॉर्मूला याद करो, के मैक्स और वीएस तो एक ही चीज है, अलग अलग से फॉर्मूला याद रखने की कोई जरूरत है ही नहीं। सिर्फ इतना से याद रखने की जरूरत है कि के मैक्स और वीएस जो मोर और लेस सेम है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो का अंतर है। ये ई नीचे आ गया है ना, इस कारण से बड़ा ये वीएस हो गया। यही ई अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ई इंटू वीएस आपका के मैक्स हो जाएगा। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि वीएस और फ्रीक्वेंसी के बीच में कोई ग्राफ होगा, बिल्कुल होगा। कोई अगर मुझसे पूछ ले कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल और आपने जो लाइट गिराई है उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई ग्राफ है क्या? बिल्कुल है। Vs पर पावर 1 है, फ्रीक्वेंसी पर पावर 1 है, ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या होगा? h बाई ई, और y इंटरसेप्ट क्या होगा? -5 बाई ई। बड़ा ग्राफ विल बी लाइक दिस। वो अलग बात है बड़ा, हम इसको फिर काट देंगे, और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हम बोल देंगे tan थीटा इज इक्वल्स टू h बाई। और ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर जस्ट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी।
दिस इज योर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सिंपल। इसी तरह से कोई मुझसे पूछ ले कि Vs और 1/λ के बीच में ग्राफ आ सकता है क्या? बेटा बिल्कुल आ सकता है। दिस स्टॉपिंग पोटेंशियल कैन बी रिटन एज hc/e इंटू 1/λ माइनस 5/e। Vs पर पावर 1 है, 1/λ पर पावर 1 है, ग्राफ कैसा आएगा? स्ट्रेट लाइन। तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि सर Vs और 1/λ के बीच ग्राफ, बेटा बिल्कुल बना सकते हैं। ये Vs और ये 1/λ, जैसा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आया था बेटा वैसा इसका आएगा। ग्राफ विल बी लाइक दिस। ये आएगा आपका 1/λ थ्रेशोल्ड। अगर ये एंगल थीटा है, मेरे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू hc/e। याद करो Kmax का ग्राफ भी ऐसा ही आया था, बस वहां पर स्लोप hc आया था, यहां पर hc/e आ गया। ये मिटा देना बेटा, ये आपका ग्राफ है। तो Kmax और Vs तो सेम ही चीज हो गई, दोनों चीजें डिफरेंट नहीं है, दोनों चीजें सेम है, सिर्फ यूनिट का ही अंतर है, बाकी बेटा मोर और लेस सेम सी बात है। मैं सारे के सारे वो सवाल जिसमें मैंने आपसे Kmax पूछा था, वो सारे सवाल मैं आपसे वापस पूछ सकता हूं। बस उस सवाल में अगर मान लो आंसर 3 इलेक्ट्रो वोल्ट आया तो मेरा आज आंसर 3 वोल्ट आएगा। अगर काइनेटिक एनर्जी सोल्व करने के बाद मान लो 5 इलेक्ट्रो वोल्ट आंसर आया और मुझसे पूछ बताओ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, तो आंसर 5 वोल्ट होगा। तो जितने सवाल हमने आज तक कर रखे हैं, खास तौर से ऐसे सवाल जिसके अंदर मैंने आप लोगों से Kmax पूछा, उसमें आपसे Vs भी पूछ सकता हूं और मैं भी आपसे पूछता भी हूं थोड़ी देर में। चलिए बच्चों, कुछ एग्जाम्पल करते हैं इस बात पे। हालांकि मोर और लेस बेटा एग्जाम्पल वैसे ही होंगे जैसे Kmax के किए थे, है ना। वैल्यूज भी हो सकता है बेटा मोर और लेस वैसे सी हो। तो आप देखिएगा, आपके पास ये एक मेटल सरफेस है। इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो बड़ा 2 इलेक्ट्रो वोल्ट है। आपने इस पर कोई ना कोई लाइट गिराई है। ऐसे जो लाइट गिराई है उसकी वेवलेंथ आपके पास 4000 एंगस्ट्रॉम, या फिर मोर स्पेसिफिकली मैं इसको ऐसे कहूं कि आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है पूरा का पूरा इस तरह का, और उसमें मेटल है ऐसे कैथोड का जिसके पास 2 इलेक्ट्रो वोल्ट का वर्क फंक्शन है। इस पर लाइट गिराई है ऐसे, और उस लाइट का जो वेवलेंथ है वो आपके पास 4000 एंगस्ट्रॉम है। और बेटा ये हमारे पास पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये आपका एनोड है। ठीक है, बीच में जितने भी एयर पार्टिकल्स थे हमने सारे बाहर निकाल दिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे हम नहीं चाहते कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एयर के पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट करें। ठीक है, मेरा सवाल आपसे यह है, फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। इस केस में आप स्टॉपिंग पोटेंशियल बताइए। बिल्कुल बताएंगे। हम जानते हैं कि जो सबसे फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन निकला होगा उसका एक फॉर्मूला है। बेटा क्या फॉर्मूला है? hc/λ माइनस 5। hc हमने याद कर रखा है 12420 इलेक्ट्रो वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा। लैम्डा हमारे पास है 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कैंसिल, माइनस 2 इलेक्ट्रो वोल्ट। 1 0 बेटा कैंसिल, डिवाइड करना 1242 डिवाइड बाई 400, 3.105 आ गया होगा। 3.105 माइनस 2 कितना आ गया बेटा? 1.105 इलेक्ट्रो वोल्ट। ये हमारे पास आ गया सबसे फास्टेस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी। लेकिन हमें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए, दैट इज इक्वल्स टू E इंटू Vs। बेटा E से E कैंसिल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई है 1.105 वोल्ट। ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.105 वोल्ट आया, इस बात का अर्थ ये है कि अगर मैं यहां पर लोअर पोटेंशियल रखूं और इधर हायर पोटेंशियल रखूं, कैथोड पर लोअर पोटेंशियल रखूं और एनोड पर हायर पोटेंशियल रखूं, और पोटेंशियल अगर मैं 1.105 वोल्ट या इससे ज्यादा रखूं, तो जो आपका फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन है वो भी प्लेट तक नहीं पहुंच पाएगा, बल्कि पलट कर वापस आ जाएगा। और इस केस में आपका जो सैचुरेशन करंट होगा, सॉरी आपका जो फोटो करंट होगा, दैट फोटो करंट विल बी 0। ठीक है ना? ओ मैंने उल्टा बोल दिया। ऐसे कैथोड का हायर पोटेंशियल रखूंगा एनोड के रेस्पेक्ट में, कैथोड का हायर पोटेंशियल होगा एनोड के रेस्पेक्ट में,
और पोटेंशियल अगर 1.105 वोल्ट या अगर उससे ज़्यादा है तो एक भी इलेक्ट्रॉन पलट कर वापस नहीं आएगा। कारण आप जानते बेटा, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लाइक दिस, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा ऐसे और फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी यहाँ से पलट कर वापस आ जाएगा, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन तो बीच रास्ते से पलट कर वापस आ जाएंगे। और इस केस में आपका जो फोटो करंट होगा वो 0 होगा। इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को रिटार्ड करेगा, इधर हायर पोटेंशियल इधर लोअर पोटेंशियल तो बड़ा इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को असिस्ट करेगा। मैं आपको सिखा चुका हूं दोनों बातें। और अगर आपने इस तरफ हायर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रखा तो सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे, तब आपका सैचुरेशन करंट आया करता था। सारी कहानी बिल्कुल वैसे की वैसी, कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं। एक सवाल और बड़ा, एक सवाल और। आपके पास ये मेटल की सरफेस, ये दूसरी, ये आपके पास कैथोड, ये आपके पास एनोड। सारी कहानी बड़ा बिल्कुल वैसे की वैसी। आप ये पूरा का पूरा बड़ा एक ऐसे वैक्यूम ट्यूब के अंदर इस तरह से पड़ा है, इस तरह से पड़ा है। हमारे पास ये जो मेटल है इस पर हम लोगों ने लाइट इरेडिएट की, लाइट गिराई ऐसे। जो लाइट गिराई है उसकी वेवलेंथ मुझे गिवन है कि इसकी वेवलेंथ इज 3000 एंगस्ट्रॉम और इस पूरे अरेंजमेंट का स्टॉपिंग पोटेंशियल जो आया है वो 1.2 वोल्ट आया है। ये सवाल में गिवन है। फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड प्लेट। जो भी आपकी कैथोड प्लेट है उसका वर्क फंक्शन निकालो। तो इस बार स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, कोई बात नहीं, कर देंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, इसका मतलब जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। उसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ कोर्स E इंटू वीएस होती है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गई 1.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 1.2 वोल्ट तो केमैक्स आ गया 1.2 इलेक्ट्रोवोल्ट। अब वर्क फंक्शन पूछा है, लैम्डा दे रखा है, केमैक्स दे रखा है, तो आप फॉर्मूला जानते हो कि केमैक्स इज इक्वल्स टू क्या बेटा, HC बाई लैम्डा माइनस 5। केमैक्स की वैल्यू है 1.2 इलेक्ट्रोवोल्ट, HC है 12420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम, लैम्डा बेटा मैंने सवाल में कितना दे रखा है 3000 एंगस्ट्रॉम माइनस 5। एंगस्ट्रॉम से आपका एंगस्ट्रॉम कैंसिल। हमारे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू आ गई है बेटा, कितनी आ गई 12420 अपॉन, ये बेटा हमारा आंसर आ गया। एक बार इसको सॉल्व करना, वैल्यूज कितनी आती बेटा, .94 आ गए होगी। कैलकुलेशन अगेन आप लोग चेक कर लेना, 2.94 इलेक्ट्रोवोल्ट आपकी वैल्यू। तो आपने स्टॉपिंग पोटेंशियल के सवाल करके इस बात का आइडिया लगा लिया होगा कि मोर और लेस वो केमैक्स ही है, वो केमैक्स से इतने डिफरेंट नहीं है। जैसे हमारा केमैक्स था रफली बेटा हमारा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी वही है, बस स्टॉपिंग पोटेंशियल और उसमें सिर्फ और सिर्फ ई का अंतर है। बाकी सारे सवाल सारे ग्राफ बिल्कुल बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं जैसे आपके केमैक्स के थे। तो कोई अलग से कोई बात हमारे पास नहीं है। हाँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल बार बार सवाल में दिया रहेगा तो आप उसे केमैक्स की तरह ट्रीट करें, सिर्फ ई का अंतर है, बाकी सारी कहानी सेम है। आई होप इट्स ओके। आगे चलते हैं।